अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एसओसी यानी जेंडर स्टडीज़ के अंदर 403 के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 39 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। जेंडर, हेल्थ एंड वायलेंस। टॉपिक 169 है आपके पास, वुमेन्स हेल्थ मूवमेंट। अब जब हम मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एंड्रोसेंट्रिक अप्रोच इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। कुछ बायस भी होता है, लाइक उसमें हेल्थ और वेल बीइंग ऑफ वुमेन के बारे में बात की जाती है। वुमेन की जो पार्टिसिपेंट होती है, या यूँ कह लें कि वुमेन की क्लिनिकल ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेशन लिटरली एब्सेंट होती है। लाइक उसमें हम देख सकते हैं जिसमें रिलेटेड टू ड्रग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर ओपिनियन। इससे साफ वाज़ह होता है कि जो एंडोसेंट्रिक मेडिसिन है उसके अंदर अगर हम बायोलॉजिकली डिफरेंसेस की बात करते हैं बिटवीन द सेक्सेस, तो ये अनअवॉइडेबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमें बताता है। इसमें बताया जाता है कि मेल जो होते हैं मेडिकल फील्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं बनिस्बत फीमेल्स के। देन आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई थी कि जो वुमेन्स थी उन्हें एक्सक्लूड किया गया था मेडिकल ट्रायल्स के अंदर। लाइक रिसर्च हुई थी हार्ट डिजीज़ में, इसमें बहुत बड़ी स्टडी हुई थी हार्ट डिजीज़ पर। इस पर लाइक 35,000 सब्जेक्ट्स जो थे यूज़ किए गए थे, जिसके अंदर एस्पिरिन जिन्हें दी गई थी, लो डोजेज ऑफ एस्पिरिन। वो देखा गया था कि जो अफेक्ट है हार्ट अटैक रेट है वो उसमें कितना रिस्क उनके पास मौजूद रहता है। जितने सब्जेक्ट थे वो सारे के सारे मेन थे। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट रिजल्ट पाया गया था कि हार्ट अटैक रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है एस्पिरिन की वजह से। अब जब हम बात करते हैं वुमेन्स हेल्थ मूवमेंट की, तो हमें पता चला कि ये स्टार्ट होती है 1970 के अंदर यूनाइटेड स्टेट में। इसमें अमेरिकन जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थी उसने फोकस किया था वुमेन्स की हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने में। अब जो वुमेन्स थी जिनके इस मूवमेंट के जो सपोर्टर्स थे उनमें शीर डिससेटिस्फैक्शन पाई जाती थी। लाइक वो वुमेन्स हेल्थ केयर के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर रहे थे। ये जो चैलेंज था ये एंडोसेंट्रिक प्रैक्टिस के था, इसमें मेन स्ट्रीम मॉडर्न मेडिसिन पाई जाती थी। टॉपिक 170 आपके पास, मेंस वॉइस अगेंस्ट जेंडर बायस इन हाईलाइटिंग हेल्थ इशू। जिस तरह वुमेन्स की बात की जाती है, हम देखते हैं कि वुमेन्स जो होती हैं वो कंप्लेन कर रही होती हैं एंड्रोसेंट्रिक अप्रोच को मेडिकल रिसर्च के अंदर। इसी तरह अगर हम देखें तो मेन भी जो हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। लाइक वो भी वुमेन्स की तरह प्रेफरेंस को चेंज कर देते हैं। वुमेन जो होती हैं वो अपना ख्याल नहीं रखती, पुअर न्यूट्रिशंस होती हैं जिन्हें हाईलाइट किया गया था कि ये जेंडर इश्यूज़ के अंदर बहुत अहम है। इसकी वजह से ये एक ऐसा इशू है जो अफेक्ट करता है बॉयज़ को और गर्ल्स, इवन मैन और वुमेन्स को भी। एक और एरिया आपके सामने आता है जिसके अंदर हम जेंडर गैप की बात करते हैं, जिसमें हम अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्रिएट करने की। वो है डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जिसे हम सर्विकल कैंसर कहते हैं औरतों के अंदर। इसमें कंपेन्स जो थी मुख्तलिफ रन्स की गई थी, इनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को एलोकेट किया गया था कि औरतों को पढ़ाया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि वो कैसे डिटेक्ट कर सकती हैं कैंसर को अर्ली स्टेज पर, देन वो उसका ट्रीटमेंट कर सकती है सक्सेसफुली। ऑन द अदर हैंड अगर हम कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो मेंस में पाए जाते हैं जिन्हें सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है अगर उन्हें अर्ली स्टेज में देख लिया जाए। इसमें फॉर एग्जांपल दिया गया था इन केस ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत हाई है। इसमें 99% जो है वो डिटेक्ट हो जाता है अर्ली स्टेज पर और लोग ज़िंदा रहते हैं। एक और आपके पास आया जी, कंपेन आई थी हेल्थ एजुकेशन लिटरेचर की, जिसमें बताया गया था कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो पब्लिक है, पब्लिक को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जिसमें प्रॉपर आपको तरीके बताया गया था कि आप कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं लंग कर। लाइक आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरह खुद से आप खुद को चेक कर सकते हैं। लाइक इसमें बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करवाई जा सकती थी। फर्दर आपके पास आता है जी एक्शन प्लान, जिनके अंदर 5 प्रायोरिटी एरियाज थे एक्शन के लिए। लाइक हम इसमें देख रहे हैं जेंडर, हेल्थ और एजिंग को देखकर, तो पहले 5 हम अगर देखें तो इसमें हेल्थी एजिंग के बारे में कमिटमेंट दिखाई गई थी, अलाइन किया गया था हेल्थ सिस्टम को नीड और ओल्डर पॉपुलेशन को लेकर, डेवलप किया गया था सिस्टम को जिसके अंदर लॉन्ग टर्म केयर थी, क्रिएट किया गया था एज फ्रेंडली एनवायरनमेंट को, इम्प्रूव किया गया था मेजरमेंट को, मॉनिटर किया गया था, अंडरस्टैंड किया गया था।
फर्दर आपके पास आता है जी एजिंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन। इसमें फिजिकल अपीयरेंस था, फिजिकल स्ट्रेंथ और फिटनेस था, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन था, सेंसरी इम्पेयरमेंट था, क्रोनिक डिजीज थी। फर्दर साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात की जाए तो वो लोनलीनेस था, डिस्पेयर था, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस था, एम्प्टीनेस सिंड्रोम थे, अफेक्टेड मेमोरी था। इसमें अगर जेंडर डिफरेंसेस की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी वुमेंस थी जो एक्सपीरियंस कर रही थी इस प्रॉब्लम को। लाइक उसमें हम अगर देखते हैं तो वुमेंस के पास ना हायर लॉन्गेविटी थी देन मैन। मेजॉरिटी ऑफ द अडल्ट जो थे वो इस कैटेगरी के अंदर आता है लाइक ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड। कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें आर्थराइटिस हो जाती है, यानी हड्डियों की बीमारी शुरू हो जाती है, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है मोबिलिटी को, वो पेन फील करती हैं, वो डिपेंडेंस की तरफ चली जाती हैं। बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो एक्सपीरियंस कर रही होती है प्रॉब्लम जिनमें मेनोपॉज आ रहा होता है लाइक बिकॉज ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। इसमें वुमेन्स के पास हाई रिस्क होता है ऑस्टियोप्रोसिस का, जिसके अंदर बोन्स होती हैं फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब इसका अगर रिजल्ट देखा जाए तो वो प्रोलॉन्ग होता है। इसमें हम प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट आपके पास आ जाता है, इसमें आप लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हो। अब औरतें जो होती हैं जिनके पास ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, वो ज़्यादा हिल जुल नहीं सकती, ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा होता है। एक और आपके पास रिस्क आता है क्रोनरी हार्ट डिजीज CHD, जिसके अंदर हम देखें तो प्री मेनोपॉजल एज की वजह से, मेनोपॉजल एज की वजह से और होता है। इसमें ओल्डर मैन और वुमेन भी आ रही होती हैं। इसमें अगर रेट ऑफ फीमेल पेशेंट का देखा जाए तो वो लेस होती है एज कम्पेयर टू द मेल पेशेंट। मैरिज और लोनलेस। अब जेंडर डिफरेंस जो है वो लॉन्गेविटी के बारे में बात करता है। इसमें हम देखें तो वुमेन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती हैं अडल्टहुड के अंदर। लाइक उनका होता क्या है, अगर वो बीवियाँ, उनके हस्बैंड जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। वाइफ जो होती हैं वो जनरली यंगर होती हैं दैन देयर हस्बैंड। अब देखा जाता है कि लड़कियाँ जो होती हैं अपने हस्बैंड से ज़रा छोटी होती हैं, तो अब वो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो अकेली हो गई, वो अकेलापन फील कर रही हैं, लेकिन वो अपनी विडोहुड के अंदर अपना बहुत अर्सा गुजार देती हैं। पीपल जिनके पास जो हैप्पी मैरिज को एंजॉय कर होते हैं, उनकी हेल्थ जो होती है वो बेटर होती है। एक और आपके पास आता है जी सिंड्रोम, जिसे कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, जो लाइफ को ओल्डर अडल्ट में अफेक्ट कर होता है। इसमें अगर हम देखें कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो केयरिंग एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ नहीं कर रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं कि लीव एट द राइट टाइम दैन द पेरेंट्स आर बेटर प्रिपेयर फॉर इट। अगर मिड लाइफ वुमेन जो होती हैं वो चिल्ड्रन को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें हैप्पियत देती हैं, लाइक उन्हें, अब इसमें इतना कुछ नहीं था समझाने को। लाइक इसमें कहा गया था कि मिड लाइफ वुमेन हु चिल्ड्रन हैड लेफ्ट were more satisfied, happier than the midlife women whose children were still with them। अब यहाँ पे बताया गया था कि जो मिड लाइफ वुमेन्स होती हैं अगर वो अपने बच्चों को छोड़ देती हैं तो होता क्या है कि उनके बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं बनिस्बत उन औरतों के जिनके बच्चे उनके साथ रह रहे होते हैं। फिर जी आपके पास पर्सनैलिटी आ गया था। बहुत ज़्यादा ओल्डर वुमेन जो होती हैं वो प्रिसाइव करती हैं ख़ुद को, लाइक कैपेबल बनाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। उसमें बहुत सारे असर्टिव पाए जाते हैं, जिसमें लेस डिपेंडेंट होती हैं, मोर अथॉरिटेटिव होती हैं घर के अंदर। अगर हम बात करते हैं मेंस की तो हम देखते हैं कि वो परसीव करते हैं ख़ुद को एज मोर नर्चरिंग, कोऑपरेटिव और लेस डोमिनेट इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर जो औरतें होती हैं वो बहुत डोमिनेट हो जाती हैं और मेल जो होते हैं वो लेस डोमिनेट हो जाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पास आती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, वो एक्सपीरियंस कर होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम को। अगर हम औरतों की बात करते हैं तो वो उनकी डिपेंडेंस जो होती है वो हायर होती है। पाकिस्तानी की सोसाइटी के अंदर जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो हस्बैंड पेंशन पे अपना घर का गुजारा करती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। वायलेंस एज जेंडर इशू, इसमें अगर हम देखें गोल नंबर 5 आपके पास आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। अगर हम देखें तो जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है। 9 टारगेट सेट किए गए थे, उनमें फर्स्ट 2 टारगेट जो थे उसमें बात की गई थी कि हर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आर वुमेन्स एंड गर्ल्स वर्ड, आप इसमें कह सकते हो कि एंड कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए वायलेंस को अगेंस्ट आर वुमेन्स और
फिर जी जेंडर और वायलेंस की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ विक्टिम देखें वायलेंस का तो हम देखते हैं कि इनकी जेंडर के बिहाफ पे हो रहा होता है। मेंस को भी हर्ट किया जाता है जिसकी वजह से एज रिजल्ट ऑफ वायलेंस एक्ट कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट लड़ाई की वजह से भी हो रहा होता है बनस्बत वुमेंस के। मेंस भी हर्ट हो रहे होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है वायलेंस। अगर हम औरतों के खिलाफ की बात करते हैं तो वो उसमें होता क्या है कि औरतों को सप्रेशन हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है औरतों की। वायलेंस जो है वो नेसेसरी नहीं होता फिजिकल हो, कभी कभी वो वर्बल भी हो जाता है, वो साइकोलॉजिकल भी हो जाता है, वो इमोशनल भी हो जाता है, इवन सोशल भी हो जाता है। इसमें अगर हम देखें तो हमें बताया जाता है कि जो रेप है ये बहुत कॉमन है और इसमें स्वे फॉर्म वायलेंस की पाई जाती है जो एक्सपीरियंस करती हैं वुमेन्स। सेक्सुअल हरासमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक और वायलेंस की फॉर्म है, ये कॉमन वायलेंस है आप लोगों के दरमियान, मतलब इसमें हम देखते हैं सोसाइटी के दरमियान। अकॉर्डिंग टू अन वुमेन के 49 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आप अभी तक जहाँ पे जो लॉ है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। 39 कंट्रीज़ हैं जो कि बार इक्वल बार रखती हैं, लाइक वो इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस को नहीं प्रोवाइड कर सकी। फिगर किया गया 87 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 5 वुमेन जो हैं, 5 में से जो एक औरत है या गर्ल है वो एज 50 को जाती है, वो एक्सपीरियंस करती है फिजिकल लाइक एंड सेक्शुअल वायलेंस को, जिसके अंदर इनइंटीमेट पार्टनर्स जो होते हैं वो लास्ट 12 मंथ के अंदर उनके साथ ये सारा काम कर रहे होते हैं। लाइक फिजिकल वायलेंस की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, हम फिजिकल वायलेंस को देखें तो हमारे सामने आता है कि ये वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर फिजिकल हेल्थ हो रही इश्यूज आ रहे होते हैं, औरतों को मारा जा रहा होता है, उन्हें फेंका जा उन पर चीज़ें फेंकी जा रही होती हैं, उन्हें सफोकेट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इवन इंजर्ड किया जाता है, फायर आर्म किया जाता है। लाइक उसमें इंजरी जो होती है वो शार्प ऑब्जेक्ट से की जाती है, फायर आर्म्स और होते हैं, इंजरी जो होती है वो बर्निंग की वजह से दी जा रही होती है। फिर साइकोलॉजिकल वायलेंस जो है ये ऐसा कंसिडर किया जाता है ऐसा बिहेवियर जिसके अंदर इमोशनल डैमेज हो रहा होता है, डैमेज की जाती है, सेल्फ इस्टीम को हार्म किया जाता है, डिस्टर्ब किया जा रहा होता है, आपकी फुल डेवलपमेंट को आपको बार बार डिसग्रेड किया जाता है, डिग्रेड किया जा रहा होता है। इसमें आप कंट्रोल आपके हर एक्शन को कंट्रोल किया जाता है, आपके बिलीफ को, आपके डिसीजंस को। सेक्शुअल वायलेंस यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अगर वुमेन्स जो हैं वो फोर्स की जाती हैं, इससे पार्टिसिपेट करवाया जाता है अनवांटेड सेक्शुअल एक्टिविटी के अंदर। इकोनॉमिक वायलेंस इसके अंदर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इंटेल की जाती है रिटेंशन, सब्सट्रैक्शन, पार्शियल और टोटल डिस्ट्रक्शंस को। मोरल वायलेंस जो है ये एक ऐसी वायलेंस है जो कि कंडक्ट की जाती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जिसके अंदर आप किसी को भी डैमेज करते हो। लाइक आप अगर इसमें वुमेन्स की रेपुटेशन को आप डैमेज कर रहे हो, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ये मोरल वायलेंस था। लेक्चर नंबर 40 है आपके पास जेंडर एंड एजुकेशन को। टॉपिक 174 जेंडर और एजुकेशन में देखा जाए तो एजुकेशन जो है ये एक ऐसा डोर है जिसे हम अवेयरनेस का कहते हैं। इसमें आपको नॉलेज मिलती है, आप पर्सन कॉन्टैक्ट बात करते हैं। एजुकेशन के अंदर बेसिक राइट होते हैं चिल्ड्रन मेल और फीमेल के। इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एनलाइटमेंट होता है, एम्पावरमेंट होता है। अगर हम एजुकेटेड चिल्ड्रंस को देखें तो वो अगर देखें तो उनके बिहाफ पे एजुकेटेड पेरेंट्स पाए जाते हैं, एजुकेटेड मदर जो होती है वो एजुकेट करती है होल फैमिली को। बच्चे जो होते हैं अगर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं जिनके असेस नहीं है एजुकेशन की तरफ, सो वो एजुकेटेड नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि जो अपने बच्चों को भी अलाउ नहीं करते कि वो एजुकेशन की तरफ जाएं। सो एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम बात करते हैं अर्ली स्टडीज़ की तो हमारे सामने आता है कि 875 मिलियन इलिटरेट अडल्ट जो थे वो वर्ल्ड में पाए जाते थे, इनमें 2/3 जो है वो फीमेल्स हैं। फिर जी आपके पास आता है पर्सनल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजुकेशन डेप्रीवेशन के अंदर। तो इसमें अगर देखें तो बहुत सारी जो अनएजुकेटेड वुमेन्स होती हैं वो उन्हें पता जो नहीं होता, वो हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकती, वो उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, वो बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती सही से। बैरियर्स देखा जाए तो कल्चर प्रैक्टिसेस होता है वुमेन एजुकेशन के अंदर। अर्ली मैरिजेस होना शुरू हो जाती हैं, अर्ली मदरहुड हो जाता है, फिर पुअर नो और इनएसेसिबल एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, डिस्टेंस हो जाता है रूलिंग लाइफ।
इसमें अगर गोल नंबर 4 देखा जाए SDGC के अंदर, तो हम देखते हैं कि इसमें इंश्योर कराया गया था कि इक्वलिटी के बेस पे एजुकेशन सारों को देनी है। अब ये जो गोल था, इसके अंदर 7 एसोसिएट टारगेट किए गए थे, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं टारगेटेड की, तो उसमें हम देखते हैं कि ग्लोबल गोल ऑफ इंश्योरिंग इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, और इसे फुलफिल किया जाना था 2030 के अंदर। अब जब हम ओरिजिन की बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन जो है वो रेफर करता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप डिलीवर करते हो और रिसीव करते हो नॉलेज को। ये लर्निंग और के बारे में बात करता है, इसमें फॉर्मल सेट्स ऑफ स्कूल्स की बात की जा रही होती है। फर्दर इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। एजुकेशन था, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम टीच करते हैं, लर्न करते हैं, डिलीवर करते हैं, रिसीव करते हैं नॉलेज को। इसमें हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं नॉलेज की, डिसिप्लिन कर रहे होते हैं, कल्चर नॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं। एजुकेशन जो है वो रेफर करता है लर्निंग को, जो कि आप फॉर्मल सेट्स पे बात करते हो लाइक स्कूल्स और कॉलेजेस। अब एजुकेशन टाइप्स होती हैं फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन आप स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्रोग्राम के थ्रू करते हो। नॉन इनफॉर्मल जो होती है ये फ्लेक्सिबल सेटिंग्स होती है, ये डिज़ाइन नहीं की जाती, आप प्रीफिक्स प्लान नहीं रखते हो, बस आप सीख रहे होते हो। लाइक आप इसमें बच्चों को घर में सिखा रहे हो, तो नर्सरी राइम्स हो गई, अल्फ़ाबेट्स हो गया, ये घर में माँ सिखाती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर अगर देखें तो इसमें स्पेशल टारगेट ग्रुप सेट किए जाते हैं, जिसमें डिज़ाइन किया जाता है नीड को, ग्रुप की और अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम को इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये था जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।